बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों आप? उम्मीद है आपको पिछले लेक्चर्स जो हैं वो समझ आ रहे होंगे, बल्कि आपने कुछ प्रोग्रामिंग भी की होगी और उनको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करके भी देखा होगा। ये मैं बात आपसे बार बार कहती हूँ कि आप अगर न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन का कोर्स पढ़ रहे हैं तो आपको ज़रूर प्रोग्रामिंग करनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप प्रोग्रामिंग नहीं करोगे आप इसके कॉन्सेप्ट को और इसकी टेक्निक्स को नहीं समझ पाओगे। सिर्फ कोर्स को पढ़ना न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के हवाले से काफ़ी नहीं है जब तक आप इसकी प्रोग्रामिंग नहीं करते। हमने पिछले लेक्चर्स में डायरेक्ट मेथड्स किए थे, जिसमें गॉसियन एलिमिनेशन मेथड था, गॉस जॉर्डन मेथड था, एलयू डिकम्पोजिशन मेथड था और जिसको हमने चॉस्की या क्राउड्स मेथड कहा था। आज हम कुछ थोड़ा सा फर्दर आगे बढ़ने लगे हैं, कुछ फर्दर नई चीज़ें करना जा रहे हैं। हमने पहले डायरेक्ट मेथड किए थे, आपको जो है उसमें तो ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अब आज हम इटरेटिव मेथड करना चाह रहे हैं, इनडायरेक्ट मेथड्स करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने जो एरर के हवाले से पढ़ा था कि किस तरह से एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, किस तरह से रिलेटिव एरर निकालते हैं, और ये सारी चीज़ें तो आपकी जो है इस चीज़ की आपको यहाँ पे ज़रूरत पेश आएगी। इस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम आपको डिफाइन कर रहे हैं नॉर्म। नॉर्म क्या होता है? हमने रियल नंबर के एब्सोल्यूट वैल्यूज निकाली हुई है। कैलकुलस में आपने डेफिनेटली ये चीज़ की हुई है कि किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है कि दैट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। अगर वो नेगेटिव है तो भी जो एब्सोल्यूट जब आप उसकी वैल्यू लेंगे, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, तो वो पॉजिटिव ही होगी। लेकिन अभी हमने जो किया वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की बात की, मैट्रिसेस की बात की, वेक्टर्स की बात की। तो जब वेक्टर या मैट्रिसेस की बात करते हैं तो उसमें तो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, फिर हम उनमें किस तरीके से कौन सा नंबर लें जो हमें उसकी जो है मैग्नीट्यूड को शो करता हो। तो मैग्नीट्यूड को शो करने के लिए मैट्रिसेस और वेक्टर्स के कुछ 2-3 डिफरेंट इसी तरीके से जो हैं वो प्रोसीजर्स हैं। हम उससे स्टार्ट करते हैं। फॉर ऑर्डिनरी नंबर्स द एब्सोल्यूट वैल्यू टेल्स अस हाउ लार्ज द नंबर इज, बट फॉर अ मैट्रिक्स देयर आर मेनी कंपोनेंट्स, ठीक है, each of which may be large or small in magnitude. For multi-component entities like matrices and vectors, way to express their magnitude, some measure of bigness or smallness is called the norm. ठीक है कि किसी भी जो है मल्टी कंपोनेंट एंटिटीज हैं मैट्रिसेस में और वेक्टर्स में, तो हम किसी तरीके से उसकी स्मॉलनेस कितना छोटी है या कितनी बड़ी है, उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो जब उसको कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड नॉर्म। जब हम एब्सोल्यूट नंबर्स की बात करते हैं रियल लाइन पे, तो हम एक ये लाइन ड्रॉ करते हैं और ये हमें एब्सोल्यूट बताती है कि दिस इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, if x is greater than or equal to 0, and this is equal to minus x if x is less than 0। ठीक है, तो माइनस और माइनस साइन मिलके पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन यहाँ हम मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं, हम वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। सो हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर a है तो हम उसको डबल लाइन के साथ जो है हम उसका नॉर्म जो है वो डिफाइन करेंगे। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है या हमारे पास वेक्टर है तो ये डबल जो है इंस्टेड ऑफ सिंगल लाइंस के हम इसको डबल लाइन के साथ जो है वो डिनोट करेंगे। दैट विल बी नोन एज द नॉर्म। जिस तरह से रियल लाइन पे एब्सोल्यूट है, इसी तरह से वेक्टर और मैट्रिसेस के लिए नॉर्म का वर्ड यूज होता है। नॉर्म मस्ट हैव 4 प्रॉपर्टीज दैट आर इंट्यूटिवली एसेंशियल। ठीक है कि ये जो है जिस तरह हम रियल लाइन पे एब्सोल्यूट वैल्यू की डिफाइन करते हैं, इसी तरह से नॉर्म जो है वो भी उसकी 4 प्रॉपर्टीज हैं। पहली क्या है? द नॉर्म मस्ट ऑलवेज हैव अ वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड तो माइनस में नहीं होती। सो हमारे पास या तो ये ग्रेटर देन 0 होगा या फिर 0 होगा। और 0 कब होगा? कि सिर्फ एंड मस्ट बी 0 ओनली व्हेन द मैट्रिक्स इज अ 0 मैट्रिक्स, कि उसके तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो 0 होंगे। अगर किसी मैट्रिक्स के तो तब, या किसी वेक्टर के तमाम एलिमेंट्स 0 होंगे तो उसकी जो है वो नॉर्म जो है वो 0 होगा, अदरवाइज हमेशा पॉजिटिव होगा। सो नॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स है या वेक्टर है
A is always greater than or equal to 0 and this is equal to 0 if and only if A equal to 0 के अगर ये मैट्रिक्स ये वेक्टर अगर सारे के सारे इसके एलिमेंट 0 हैं तो फिर नाम जो है वो आपके पास 0 होगा, अदरवाइज जो है नाम ग्रेटर देन 0 होगा। द नाम मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय k इफ द मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय द स्केलर k। ठीक है कि अगर मैट्रिक्स हमारी हम इसको मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स A को या वेक्टर A को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं k से तो ऑब्वियसली उसके सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो k से मल्टीप्लाई हो जाते हैं और इसका जो नाम भी होगा वो क्योंकि हम एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k वी शुड मल्टीप्लाई इट विद द पॉजिटिव वैल्यू क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ना और k जो है वो कोई भी स्केलर है सो इट इज अ रियल नंबर। तो इसके साथ आप देखिए कि हमने क्या किया है कि हमने इसको k जो है ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू रखी है और नॉर्म की वैल्यू एक वेक्टर या मैट्रिक्स में हमने नाम की जो है वो नोटेशन रखी है। सो हमारे पास जो भी इसकी मैग्नीट्यूड होगी उसके साथ हम मैग्नीट्यूड ऑफ k जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। द नॉर्म ऑफ द सम ऑफ टू मैट्रिसेस, नॉर्म ऑफ द सम ऑफ टू मैट्रिसेस, अगर दो मैट्रिसेस को हम ऐड करते हैं that must not exceed the sum of their norms। ठीक है, this must not exceed the sum of their norms। क्या है कि अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हैं उनको आप ऐड करते हैं तो उनका जो सम है वो उसके नाम से उनके नाम से बड़ा नहीं होगा। सो a प्लस b जो मैट्रिसेस है that should always be less than or equal to norm of a plus norm of b। ठीक है, क्या इसकी क्या वजह है कि आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, जब इनके एलिमेंट्स को आप ऐड करते हैं तो उधर हो सकता है कि कुछ एलिमेंट्स हो जो कि जिनकी वैल्यू नेगेटिव हो। तो जब a प्लस बी करेंगे तो पहले आप दो मैट्रिसेस को ऐड कर रहे हैं तो जो सब्ट्रैक्ट हो रही हैं जिनके साथ माइनस का साइन है ऑब्वियसली वो डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन जब आप एक अलग से किसी मैट्रिक्स का जो है नॉर्म निकालते हैं तो वो नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएंगी। सो जब उनको ऐड करेंगे तो उनका सम जो है वो या तो अगर सारे के सारे एलिमेंट इनमें पॉजिटिव हैं तो ऑब्वियसली ये इक्वल हो जाएंगी, लेकिन अगर कुछ एलिमेंट पॉजिटिव हैं कुछ एलिमेंट नेगेटिव हैं तो फिर क्या है a प्लस बी का जब नाम कैलकुलेट करेंगे तो दैट शुड बी लेस देन द नाम ऑफ मैट्रिक्स a प्लस द नाम ऑफ मैट्रिक्स b। तो ये जो है ये आपके पास इस तरह से वैल्यूज आती हैं। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड द ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ठीक है, अगर आप देखें तो आपके पास क्या है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या होती है कि आपके पास अगर आप दो मैट्रिसेस को लेते हैं तो आपके पास जो रिजल्टेंट है वो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में इसी तरह आता है कि या तो वो इक्वल होते हैं जब आपके पास स्ट्रेट लाइन बन जाती है, लेकिन अदरवाइज अगर कोई भी ट्रायंगुलर आप लेते हैं तो ये दो सम जो है आपके पास अगर आपके पास कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये साइड प्लस ये साइड जब ऐड करते हैं तो दिस शुड ऑलवेज बी ग्रेटर और ये उसका रिजल्टेंट वेक्टर है। एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर है ये। ठीक है, ए बी पॉइंट्स हैं सी, तो ए बी प्लस बी सी शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन। ठीक है, देखें ये लेंथ जो है इस लेंथ से बराबर है और अगर ये बी पॉइंट यहाँ पे इसके साथ कोइंसाइड कर जाता है तो फिर उस केस में ए बी प्लस बी सी जो है वो आपके पास ए सी आता है, अदरवाइज इट शुड ऑलवेज रिमेन ग्रेटर देन दिस लेंथ। ठीक है, तो आपके पास यही इसलिए इसको ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी भी कहते हैं कि आपके पास जो है ये मैट्रिसेस इस तरह से रिलेशनशिप आती है। द नॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस मस्ट नॉट एक्सीड द प्रोडक्ट ऑफ देयर नॉर्म्स। ठीक है, वो भी यहाँ पे भी वही रीजन आती है कि अगर आपके पास दो आप मैट्रिसेस का प्रोडक्ट ले रहे हैं तो कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव वैल्यू हो। आपको पता है कि जब प्रोडक्ट आप लेते हैं तो कोई भी दो मैट्रिसेस हैं उनमें क्या होता है कि आप उनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास यहाँ से ये फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट कॉलम के साथ और इनकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं और बीच में प्लस या माइनस का साइन आता है अकॉर्डिंग टू, अगर इनके जो सबके पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव रहेगा, सबके नेगेटिव साइन है तो भी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सो आपके पास जो प्रोडक्ट है मैट्रिसेस दो मैट्रिसेस का वो आपके पास जो है वो दैट शुड बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द
एब्सोल्यूट वैल्यूज नॉर्म ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय द नॉर्म ऑफ बी, उसमें भी वही रीज़न है कि जब आप नेगेटिव साइन आ जाएंगे तो वो उसकी वैल्यू कम हो सकती है। सो इनके प्रोडक्ट जो हैं या तो इक्वल हो जाएंगे, सब पॉजिटिव हैं सब नेगेटिव हैं, क्योंकि नेगेटिव मल्टीप्लाई होता है नेगेटिव से तो फिर भी पॉजिटिव नंबर बनता है, और अगर पॉजिटिव होता है पॉजिटिव के साथ तो भी पॉजिटिव है, लेकिन अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो ऑब्वियसली वो साइन नेगेटिव का आएगा और आपका जो है वैल्यूज जो हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो लेस हो जाएंगी। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट व्हेन वी डील विद द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस फॉर वेक्टर इन 2 और 3 स्पेसिस। ठीक है, अगर हम कोई वेक्टर ले लें जो कि 2 स्पेस में है या 3 स्पेस में है तो उसकी जो लेंथ है वो दैट शुड बी इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर। ये हमने लिया है 3 डायमेंशन के में कि अगर आपके पास कोई भी वेक्टर है जिसके एलिमेंट्स हैं x1 x2 x3 तो इसकी जो लेंथ है वो क्या होगी x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। तो दिस इज द लेंथ, दिस सेटिस्फाई ऑल 4 रिक्वायरमेंट्स जो हमने अभी 4 उसकी की हैं प्रॉपर्टीज की हैं कि नॉर्म किनको सेटिस्फाई करना चाहिए तभी हम उसको नॉर्म कहेंगे, अदरवाइज अगर एक भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हम उसको नॉर्म नहीं कहेंगे। सो अगर ये जो क्योंकि ये जो वैल्यू है ये 4 के 4 नॉर्म्स की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, सो जो है ये इट्स अ गुड वैल्यू टू यूज द नॉर्म ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, हम इसकी लेंथ को भी उस नाम की जो है वो उस वेक्टर के नाम एज अ नाम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी और हैं, अभी हम आगे इसको पढ़ते जाते हैं। दिस नाम इज कॉल्ड द यूक्लिडियन नाम। ठीक है, जब हम लेंथ की बात करेंगे, जब हम हर एलिमेंट का स्क्वायर करके उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो जो है वो नाम जो कहलाएगा वो यूक्लिडियन नाम कहलाएगा। जिस तरह यूक्लिडियन स्पेस की बात कर रहे होते हैं तो ये आपने किया हुआ है। सो ये भी उसी के करस्पॉन्डिंग जो है यूक्लिडियन नॉर्म कहलाता है। इट्स जनरलाइज्ड फॉर्म विल बी नॉर्म ऑफ एक्स। कोई भी आपके पास वेक्टर है जिसकी ई n डायमेंशंस हैं। ठीक है, तो यूक्लिडियन ई जो है वो यूक्लिडियन के रेफरेंस से यहाँ इसका सबस्क्रिप्ट लिखा जाता है कि नॉर्म जो यूक्लिडियन नॉर्म है जब भी x के साथ यहाँ सबस्क्रिप्ट में ई आएगा इट मीन्स के ये आप यूक्लिडियन नाम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई n डायमेंशनल वेक्टर है तो फिर आपके पास जो यूक्लिडियन नाम होगा दैट विल बी x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 प्लस xn स्क्वायर। ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू सम, आप देखिए सम ऑफ xi स्क्वायर, i वेरीज फ्रॉम 1 to n और ये रेज़ टू दी पावर हाफ जो है उसका स्क्वायर रूट की बात है, जिसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देखिए ये इसके हमने जो वेक्टर लिया है वो हमारे पास क्या था, x वेक्टर था, दैट वाज उसके एलिमेंट हैं x1 x2 x3 और इसी तरह से आप चलते जाएं तो इसके xn एलिमेंट हैं। सो जितने एलिमेंट्स भी होंगे n नंबर आपके पास जो है यूक्लिडियन नाम में हर एलिमेंट का आप स्क्वायर लेंगे, उनको ऐड करते चले जाएंगे और फिर उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो दैट विल गिव यू द यूक्लिडियन नाम। ठीक है, और इसको इस तरह भी लिखा जाता है समेशन की फॉर्म में कि ये सम होके और ये हाफ हो गया। दिस इज नॉट ओनली द वे टू कंप्यूट द वेक्टर नॉर्म, हाउएवर the sum of the absolute values of xi can be used as the norm। ठीक है, आपके पास क्या है, sum of absolute values। अभी यहाँ तो हमने किया था स्क्वायर की बात की थी। ठीक है, हमने ये स्क्वायर किया, स्क्वायर करके उसका स्क्वायर रूट ले लिया, ये एक यूक्लिडियन नाम था। लेकिन हम एक और काम भी कर सकते हैं कि हम हर जो एलिमेंट है वेक्टर का उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें उसको, क्योंकि वो रियल नंबर है। सो हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हर एलिमेंट की लेते जाएंगे, अगर नेगेटिव भी है तो भी पॉजिटिव हो जाएगा और उनको ऐड करेंगे, देन वी कैन राइट इट एज द नॉर्म ऑफ दिस। वो भी 4 कंडीशन को सेटिस्फाई भी करेगा। द सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xi कैन बी यूज्ड एज द नॉर्म, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ xi विल आल्सो सर्व। ठीक है, या तो हम ये है कि हम उसके हर एलिमेंट को, जिस तरह से आपके पास क्या है x1 प्लस x2 अगर n डायमेंशंस हैं तो आप इसको, ये भी नाम है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ xi विल आल्सो सर्व, कि मैक्सिमम जो है i वेरीज कर रहा है फ्रॉम 1 to n, अगर n डायमेंशन है तो इसमें कौन सा जो है वो
एक्स आई जो है वो आपके पास दैट विल आल्सो बी नॉर्म, ठीक है। सिर्फ एक नंबर होगा लेकिन पूरे वेक्टर के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक वेक्टर है एक्स जिसके एलिमेंट हैं 3, 5, 7, -9, ठीक है। तो अब क्या है कि हर एक की इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, इस एक्स को अगर हम इसका लें, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू नॉर्म की देखें तो क्या होगी, मैग्नीट्यूड होगी, ठीक है। और अगर ये मैक्सिमम ऑफ आई है तो इसमें आपके पास क्या है, 3 है, 5 है, 7 है, और -9 भी एब्सोल्यूट जब लेंगे तो 9 मैग्नीट्यूड होगी, तो इसका जो है वो नॉर्म ये हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसमें लेना चाहते हैं तो ये क्या होगा, इसके पास आपके पास 3 + 5 + 7 + -9, तो आपके पास क्या आ जाता है, 3 पॉजिटिव है, 5 पॉजिटिव है, 7 पॉजिटिव है, +9, तो ये टोटल जो है 3, 5, 8, 17 और 24, ये आपका नॉर्म की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो आपके पास जो है इसका अगर आप यहाँ पे कॉमा कीजिए और ये एक्स नॉर्म, ये आपके पास वैल्यू आती है, ठीक है। और अगर मैक्सिमम की करते हैं तो आपके पास ये वैल्यू आती है। सो दीज 3 नॉर्म्स कैन बी इंटर रिलेटेड बाय अ डेफिनेशन ऑफ पी नॉर्म, ठीक है। पी नॉर्म आपने कैलकुलस में डेफिनेटली पढ़ा होगा। सो हम पी नॉर्म डिफाइन करते हैं। पी नॉर्म्स मीन के आपके पास हमने वो जैसे यूक्लिडियन नॉर्म में सबस्क्रिप्ट किया था ई, इसी तरह से हम पी नॉर्म का सबस्क्रिप्ट जो है वो पी रख रहे हैं। सो नॉर्म ऑफ एनी वेक्टर एक्स इज इक्वल टू पी नॉर्म, इसका क्या है कि एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स और आई वेरी फ्रॉम 1 to n ऑल वैल्यूज, ठीक है, जितने भी वेक्टर्स में वैल्यूज हैं एक्स आई, और पी है आपके पास क्या है, इसकी पावर है। अब ये पी नाम जो है वो आपने एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली और रेज टू द पावर पी ले लिया, ठीक है। उसकी आप जो भी पी नाम 3 है तो रेज टू द पावर 3 हो जाएगा, 7 है तो 7 रेज टू द पावर 7 हो जाएगा, और फिर होल सम करने के बाद आपने उसकी पावर 1/p लेनी है। सो जिस तरह से हमने किया था यूक्लिडियन नाम कैलकुलेट किया था, इसी के साथ हमने देखा कि अगर आपके पास p नाम है तो हम p नाम को इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, जो भी p की वैल्यू आप लेंगे अकॉर्डिंगली। अगर 3 है तो x 1 आपके पास, चले हम यहाँ इसको लिख लेते हैं कि अगर आपके पास p जो है वो 3 है तो फिर क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू x1 रेज टू दी पावर 3 प्लस x2 रेज टू दी पावर 3 प्लस x3 रेज टू दी पावर 3, ये सारा करते चले जाएंगे जितने भी अगर n तक एलिमेंट्स हैं तो xn रेज टू दी पावर 3, और सारे का सारा लेके यहाँ पे इसका 1/3 हो जाएगा। इसी तरह से बाकी भी आप p नाम से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ दिस। उसके लिए फिर क्या है कि जब हम x1 ले रहे हैं, p अगर p1 है तो आप देखिए कि p अगर 1 होता है तो क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू सम हो रही है और 1/1 मीन्स 1 है, तो ये आपकी सिर्फ और सिर्फ ये है कि एब्सोल्यूट वैल्यूज जो हैं वो सम हो रही हैं। सो x1 जो है नाम इज इक्वल टू समेशन xi एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, आप ऐड करते चले जाएंगे, दिस इज द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स। x2 नाम क्या है, अब p की जगह हमने 2 लिख लिया, और क्योंकि 2 जो है वो हमेशा पॉजिटिव, जो इवन नंबर है जब पावर लेते हैं तो वो हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू देता है। सो इस वजह से हमने यहाँ से एब्सोल्यूट का साइन हटा दिया है। सो आप क्या करेंगे कि आपके पास x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 प्लस xn स्क्वायर, ठीक है, वो सारा लेके और फिर उसकी होल रेज टू द इसका जो है वो स्क्वायर रूट आप लेंगे तो यू विल गेट द x2 या यूक्लिडियन नाम, ठीक है, दिस इज द यूक्लिडियन नाम। फिर उसके बाद आपके पास क्या है, आपके पास है एक 1 हो गया, दूसरा 2 हो गया, ये इन्फिनिटी नाम कहलाता है, x इन्फिनिटी, यहाँ पे आपके सबस्क्रिप्ट में इन्फिनिटी का सिंबल है। सो दिस विल बी द मैक्सिमम, ठीक है, i वेरीज फ्रॉम 1 to n, तो जो भी आपके पास मैक्सिमम होगा उसको आप जो है यहाँ पे कर सकते हैं मैक्सिमम मैग्नीट्यूड नाम, ठीक है। आपके पास जब जो भी आपकी मैक्सिमम आएगी वैल्यू उसका स्क्वायर लेके, मींस के दैट शुड बी पॉजिटिव,
पॉजिटिव लेके जब स्क्वायर रूट लेंगे तो यू विल गेट दैट पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, ठीक है। तो ये आपका इन्फिनिट नाम कहलाता है। दिस इज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड नाम। विच ऑफ दीज वेक्टर नाम इज बेस्ट टू यूज मे डिपेंड ऑन द प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये आपके पास जो है नॉर्म्स हैं, डिफरेंट हैं, जिसमें से आपने इस्तेमाल कौन सा करना है, दैट विल डिपेंड ऑन योर प्रॉब्लम, कि जो भी आप प्रॉब्लम कर रहे हैं उसमें जो सूटेबल होगा, जो बेहतर होगा, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैट्रिक्स नाम ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। अभी तो हम वेक्टर की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास मैट्रिक्स हो तो इसका मतलब ये है कि उसमें रोज भी हैं, उसमें कॉलम्स भी हैं। तो फिर उसको आप किस तरह से करेंगे, उसका जो है नॉर्म 1 जो है, ठीक है, पी नाम से हम कर रहे हैं, तो नॉर्म 1 जो है दैट इज इक्वल टू द मैक्सिमम फ्रॉम जे फ्रॉम 1 to n। क्या है कि आपके पास कॉलम्स हैं, ठीक है, आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसमें रोज भी हैं, जिसमें कॉलम्स भी हैं। तो आपके पास क्या है, आप उसका पहले कॉलम का सम लीजिए, उसके एब्सोल्यूट वैल्यूज, दूसरे का सम लीजिए एब्सोल्यूट वैल्यूज का, तीसरे कॉलम का सम लीजिए, फिर जो भी आपके पास मैक्सिमम कॉलम की वैल्यू आएगी दैट विल बी द A1 नाम। तो आपके पास क्या है, Aij, ठीक है। आपके पास फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 3 7 5 2 9 8 7 और 2, ठीक है, ये मैट्रिक्स है। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं पहला जो कॉलम है वो उसके अगर मैं इसको ले लूं AI1, ठीक है, AI1 क्या है आपके पास, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इस तरह से ले लें, नॉर्म इसका फर्स्ट कॉलम का लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू एब्सोल्यूट 1 जो कि पॉजिटिव ही है, 5 + 8, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 14 वैल्यू। फिर AI2 जो है सेकंड कॉलम हो गया, दिस विल बी इक्वल टू 3 + 2, चलिए यहाँ मैं ये साइन माइनस का रख लेती हूँ, ठीक है। 3 + 2 + 7 इज इक्वल टू 3 + 2 5 5 7, ठीक है। और AI3 जो है वो आपके पास है 7 + 9 + 2, तो ये एब्सोल्यूट फिर पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो ये 7 7 9 9 18 100। तो यहाँ से जो आपके पास मैक्सिमम आता है 14 12 और 18, इसमें मैक्सिमम ये है। सो इसका जो नाम होगा वो दैट विल बी 18। सो दिस इज द मैक्सिमम ऑफ कॉलम सम्स, ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम ऑफ कॉलम सम। फिर A∞ क्या है, ये हम मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं। A∞ विल बी द मैक्सिमम I वेरीज फ्रॉम 1 to n, और ये आपके पास जो है ये आपके पास Aij मैट्रिसेस के हैं। अब क्या है इसमें इन्फिनिटी में क्या है कि आप हर रो का इसी तरीके से सम करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूं और मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे पास अब क्या आएगा, A∞ के लिए नॉर्म A∞ को करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम रोज को करेंगे। तो हमारे पास A1j जो है उसका नाम क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 + 3 + 7, दिस इज इक्वल टू 11। फिर A2j इज इक्वल टू 5 + 2 + 9, दिस इज इक्वल टू 16। और A3j is equal to 8 + 7 ± 2 is equal to 7 to 9 17। सो आपकी जो थर्ड रो है आपका जो है ये A∞ जो है दैट विल बी इक्वल टू 17, ठीक है। तो आपके पास जो है ये इस तरह से आएगा। सो आपके पास क्या है, A∞ आ जाएगा मैक्सिमम ऑफ I रोज में की बात कर रहे हैं, कौन सी रो में मैक्सिमम आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी, दैट विल बी द सम ऑफ द रो सम, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ रो सम। द मैट्रिक्स नॉर्म A2
that corresponds to the norm of a vector is related to the eigenvalues of the matrix. हमने जो 2 है वो यूक्लिडियन नॉर्म है, ठीक है। उसमें क्या करना है कि पूरी की पूरी मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को आपने स्क्वायर करना है, उनको सम करना है और फिर उसका सारे का स्क्वायर रूट लेते हैं। तो नॉर्मली हम ये नहीं करते, इसलिए कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स आ जाए जो कि मतलब मे बी 100 बाय 100 की मैट्रिक्स है, मे बी 1000 बाय 1000 की मैट्रिक्स है, हम तो न्यूमेरिकली काम कर रहे हैं ना, तो हमें जब नॉर्म कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्वियसली वो आप सारे के सारे एलिमेंट का पहले स्क्वायर लेंगी, उनको सम करेंगी, नंबर ऑफ ऑपरेशंस बहुत बढ़ जाएंगे। सो हमारे लिए इतना ज़्यादा फिजिबल नहीं है सीपीयू टाइम के हवाले से, कंप्यूटर टाइम के हवाले से, तो हम नॉर्मली वो यूज़ नहीं करते। लेकिन ये जब भी आइगन वैल्यूज़ की बात हो रही है मैट्रिसेस की, तो उस वक्त जो है बाज़ दफ़ा ये इस्तेमाल भी किया जाता है। दिस इज़ नॉर्म इज़ कॉल्ड द स्पेक्ट्रल नाम। और अब जो है था वो हम वेक्टर की बात जब कर रहे थे तो हम यूक्लिडियन नाम की बात कर रहे थे। अब हमारे पास क्योंकि पूरी मैट्रिक्स आ गई जिसमें रोज भी हैं, जिसमें कॉलम्स भी हैं, तो ये नाम जो है A2 नाम जो है वो दैट इज नोन एज द स्पेक्ट्रल नाम। इसकी नाम जो है वो स्पेक्ट्रल नाम है। फॉर एन m by n मैट्रिक्स जिसके m रोज हैं, n कॉलम्स हैं, द यूक्लिडियन आल्सो कॉल्ड द फ्रोबेनियस नाम, ठीक है। यूक्लिडियन ही का दूसरा नाम फ्रोबेनियस है। दिस इज इक्वल टू यूक्लिडियन नाम A जो है वो दैट इज इक्वल टू तमाम के तमाम, देखिए तमाम के तमाम एलिमेंट्स को जब आप स्क्वायर करते हैं, पहले रो वाइज आप चलते जाएं या आप कॉलम वाइज चलते जाएं और उनके एलिमेंट्स को स्क्वायर करते चले जाएं, सम करें और फिर अल्टीमेटली उसका स्क्वायर रूट ले लें, तो आपके पास ये यूक्लिडियन या फ्रोबेनियस नाम आ जाएगा। नाम्स आर इम्पॉर्टेंट सिंस दे लेट अस एक्सप्रेस द एक्यूरेसी ऑफ द सॉल्यूशन। क्या हम करते हैं कि हम उसकी एक्यूरेसी को इसलिए यूज करते हैं, जिस तरह हमने रियल लाइंस की बात की थी, उसमें हमने रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, एब्सोल्यूट एरर वगैरह कैलकुलेट किए थे। इसी तरह से हम मैट्रिसेस और वेक्टर्स के भी एब्सोल्यूट एरर्स जो हैं वो कैलकुलेट करेंगे। सो दे लेट अस एक्सप्रेस द एक्यूरेसी ऑफ द सॉल्यूशन टू अ सेट ऑफ इक्वेशंस इन क्वांटिटेटिव टर्म्स बाय स्टार्टिंग द नॉर्म ऑफ द एरर वेक्टर, the true solution minus the approximate solution vector. Norms are also used to study quantitatively the convergence of iterative methods for solving linear systems. ठीक है, तो ये तो हो गया नॉर्म का कि हम जब करेंगे। अब जो हम आपको आइटरेटिव मेथड बताने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आइटरेटिव मेथड जो है वो आपको एक ही उसमें प्रोसेस में जो है सोल्यूशन नहीं दे देते, या जिस तरह हम पहले कैलकुलेट कर रहे थे कि जब एक x की वैल्यू आ गई तो दैट इज द एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। लेकिन आइटरेटिव मेथड में ऐसे पॉसिबल नहीं है। लेकिन आइटरेटिव मेथड जो हमारी बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होते हैं, जो नॉन लीनियर प्रॉब्लम होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए ये बहुत अच्छा टेक्निक है कि आपने एक गेस वैल्यू ले ली और फिर उसके बाद उसकी कन्वर्जेंस देखते हैं, और जो वो आइटरेट करता है, हम अभी आपको बताएंगे कि क्या मतलब है। तो उसको जब भी आपके पास जब आपकी जो सोल्यूशन आता है, जो न्यूमेरिकल सोल्यूशन आता है, उसके और जो एक्चुअल सोल्यूशन है उसके दरमियान जब डिफरेंस, एक टॉलरेंस हम एप्सिलॉन की लेते होते हैं, उससे जब वो कम हो जाता है तो हम अपना प्रॉब्लम को स्टॉप कर देते हैं और हम कहते हैं कि दिस इज द अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन विच अप्रोचेस टू ऑलमोस्ट एग्जैक्ट सोल्यूशन, ठीक है। तो हम उसमें करते हैं द आइटरेटिव मेथड्स अपोज्ड to the direct method of solving the set of linear equations by elimination are preferred in certain cases. Iterative techniques are seldom used for solving linear system of small dimensions. कि अगर छोटी matrices हैं तो हम इसको नहीं यूज करते, इसलिए कि आइटरेटिव मेथड के लिए हमें कन्वर्जेंस तक जाने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ता है। सो दे आर मच एक्सपेंसिव देन द डायरेक्ट मेथड। लेकिन जहाँ पे बहुत बड़ी इक्वेशंस आ जाती हैं, जहाँ पे वो स्पार्स मैट्रिसेस आ जाती हैं कि उनके कुछ थोड़े से एलिमेंट नॉन ज़ीरो होते हैं, बाकी सारे के सारे ज़ीरो होते हैं, तो फिर ये ज़्यादा बेहतर जो है वो मेथड है। सिंस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर सफिशिएंट एक्यूरेसी एक्सीड दैट the required for direct techniques, when the coefficient matrix is sparse, has many zeros, they may be more rapid, they may be more economical in memory requirement of a computer, क्योंकि कुछ थोड़े से उसमें नॉन ज़ीरो है, बाकी ज़ीरोस को तो हम यूज़ करते ही नहीं हैं। For hand computation they have the distinct advantage that they are self correcting if any error made,
They may sometimes be used to reduce the round of error in their solution computed by direct methods. They can also be applied to set of nonlinear equations. System of this type arise frequently in circuit analysis and in the numerical solution of boundary value problems and partial differential equations. इसमें जो आइटरेटिव मेथड है उसमें हम एक पहला मेथड जो हम आपको कराने जा रहे हैं दैट इज नोन एज द जैकोबी आइटरेटिव मेथड. ये किसी ऑब्वियसली किसी साइंटिस्ट के नाम के साथ है, रिलेटेड है, नाम है किसी साइंटिस्ट का और उसने ये काम किया था. सो उसके नाम के साथ ये है जैकोबी आइटरेटिव मेथड. सपोज द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ax इक्वल टू b इज a11x a11x1 plus a12x2 plus a13x3 plus a1n a14xn और इसी तरह ये चलते जाएं. n कोई भी नंबर हो सकता है, इट कैन बी 100, क्योंकि न्यूमेरिकली बात हम कर रहे हैं ना, तो छोटी मैट्रिसेस को तो कंप्यूटर पे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं होती, वो बाय हैंड हम कर सकते हैं. लेकिन अगर आप इसको 3, 4 से आगे चलते जाएं, अगर आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हो तो फिर थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाता है हाथ से सॉल्व करना. सो न्यूमेरिकली सॉल्व करने के लिए कोई भी आप सिस्टम ले लें जो कि a1n xn इक्वल टू b1 पहली इक्वेशन है. इसी तरह से दूसरी इक्वेशन है a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस a23 x3 प्लस चलते जाएं a2n xn इज इक्वल टू b2. थर्ड इक्वेशन है a31 x1 प्लस a32 x2 प्लस a33 x3 और a3n xn इज इक्वल टू b3. और इसी तरह से हम चलते जाएंगे. हमारे पास सिस्टम ऑफ n बाई n इक्वेशंस है, n इक्वेशंस सिस्टम है. सो हमारे पास जो है an1 x1 प्लस an2 x2 प्लस an3 x3 और लास्ट में ann xn इक्वल टू bn. तो हमारे पास ये इक्वेशंस हैं, n इक्वेशंस हैं वेयर a इज नॉन सिंगुलर. इट मीन्स के इसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो है और ये आपको जो है मैट्रिक्स जो है दिस इज नॉन सिंगुलर, दस इट कैन ऑलवेज बी रीअरेंज सो दैट द डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो. ठीक है, तो हम ये करते हैं कि हमने पहला काम क्या करना है कि हमने इस मैट्रिक्स को इस तरीके से रीअरेंज करना है कि हमारे तमाम के तमाम डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन जीरो हो जाएं. और फिर हम एक और काम भी करते हैं कि हम इनको इस तरह से अरेंज कर लेते हैं कि इस पूरी लाइन में आपके पास जो है वो कोशिश इस तरह से है कि डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो दे हैव द मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको, क्योंकि ये नॉन सिंगुलर है, सो वी कैन अरेंज द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. ठीक है, तो रीअरेंज द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस टू पुट द लार्जेस्ट पॉसिबल टर्म ऑन द डायगोनल. ठीक है, कि आपके पास जो अगर पॉसिबल हो सके तो हम उसको इस तरीके से अरेंज करेंगे कि हमारे पास जो है वो डायगोनल पे जो एलिमेंट्स हैं वो मैट्रिसेस के वो मैक्सिमम आ जाएं. उसमें हम क्या करेंगे कि हम ये कर सकते हैं कि इन इक्वेशंस को आपस में इंटरचेंज कर दें. कहीं पे जो मैक्सिमम आपके पास आ रहा है वहाँ पे ले जाएं. फर्ज करें कि अगर हमारे पास a31 जो है इस पूरे कॉलम में मैक्सिमम नंबर है तो हम इस थर्ड इक्वेशन को पहली पोजीशन पे ले जाएंगे और इसको रीअरेंज करें, क्योंकि यह इस तरह करने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता. फिर उसके अलावा क्योंकि हमारे पास ये है x1 x2 x3 ये इनके कोफिशिएंट्स हैं, तो हम अगर यहाँ पे कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो कि यहाँ मैक्सिमम है तो हम इस पूरी की पूरे कॉलम को उठा के यहाँ ला सकते हैं. और ऑब्वियसली इसके साथ करस्पॉन्डिंग जो है वो वेक्टर जो x है वो भी उसके साथ ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा. लेकिन यह है कि उससे हमारी सोल्यूशन पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा. सो हम क्या करेंगे, पुट द लार्जेस्ट पॉसिबल टर्म ऑन द डायगोनल. लेट अस फर्दर मॉडिफाई द सेट ax इक्वल टू b बाय डिवाइडिंग ईच इक्वेशन बाय द करस्पॉन्डिंग डायगोनल एलिमेंट एंड रीअरेंजिंग एज दिस. ठीक है, हमारे पास आप देखिए हमारे पास क्या है. अगर फर्ज करें कि हमने ये रीअरेंज करने के बाद इस तरह से लिख लिया है सारा देख के कि कहाँ पे कौन सा मैक्सिमम था डायगोनल पे, हम उसको ले आए. अब हमने क्या करना है, पहली इक्वेशन आप देखिए और उसको हम क्या करेंगे कि उसको पहली इक्वेशन है उसका x1 होगा और x1 के कोएफिशिएंट से हम थ्रू आउट पूरी की पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे. ठीक है, और हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे x1 इज इक्वल टू b1 ओवर a11 माइनस
ये सारे के सारे जो हैं बाकी ये वाली साइड जो है इसको भी राइट साइड पे ले जाएंगे। फिर सेकंड इक्वेशन लेंगे x2 a2 टू x2 इज इक्वल टू b2 माइनस ये बाकी रिमेनिंग सारी के सारे जो हैं इस साइड पे वो एलिमेंट्स हैं उनको उधर ले जाएंगे और फिर पूरे के पूरे एलिमेंट्स को हम a22 से डिवाइड कर देंगे। तो जब a22 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली दैट इज b22 डिवाइडेड बाय a22 माइनस a21 ओवर a22 x1 माइनस a23 ओवर a22 x3 और इसी तरह ये सारे और इसी तरह से यही प्रोसेस जारी करेंगे कि हम x1 को अपने लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, बाकी सारी राइट हैंड साइड पे होंगे। सेकंड इक्वेशन में x2 को हम राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, बाकी सारे राइट हैंड साइड पे हो जाएंगे। इसी तरह से x3 को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे और बाकी सारे के सारे राइट हैंड साइड पे हो जाएंगे। nth इक्वेशन में क्या है कि xn जो है वो हो जाएगा xn इक्वल टू bn डिवाइडेड बाय ann माइनस an1 डिवाइडेड बाय ann x1 माइनस an2 डिवाइडेड बाय ann x2 प्लस माइनस an3 डिवाइडेड बाय ann x3 और इसी तरह से सारे चलते जाएंगे। सो इस तरह से हम इसको दोबारा से लिखते हैं। सो ये देखिए हमारे पास x1 क्या आ गया b1 डिवाइडेड बाय a11 माइनस a12 ओवर a11 x2 प्लस a13 ओवर a11 x3 प्लस a14 ओवर a11 x4 और फिर प्लस a1n xn। तो हमने क्या किया कि हमने a11 को अपने लेफ्ट हैंड साइड पे ले लिया और बाकी सबको हमने राइट हैंड साइड पे कर दिया। इसी तरह हमने x2 को किया x2 इज इक्वल टू b2 ओवर a22 माइनस a21 ओवर a22 x1 प्लस a23 ओवर a22 x3 प्लस a24 ओवर a22 x4 और इसी तरह से जो लास्ट है वो a2n ओवर a22 xn हो जाएगा। फिर आपकी जो है थर्ड इक्वेशन है वो x3 इज इक्वल टू b3 ओवर a33 माइनस a31 ओवर a33 x1 प्लस a32 ओवर a33 x2 प्लस a34 ओवर a33 x4 प्लस a3n ओवर a33 xn और इसी तरह से हमारी लास्ट इक्वेशन जो है वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। देखिए इस तरह से हमारे पास जो है वो लास्ट इक्वेशन भी आ जाती है। सो हमने अपनी इक्वेशंस को जो हमारे पास थी उनको इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर लिया, रीअरेंज कर लिया। अब रीअरेंज किया तो क्या है, अब हमारे पास ये जो है x1, x2, x3, xn की फॉर्म में ये इक्वेशंस आ गई। अब दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म x जो है देखिए कि आपके पास क्या है, ये आपके पास वेक्टर x है, इसको हम सारे को ये जो है इसको हम सारे को b वेक्टर कह सकते हैं। पहले b वेक्टर जो था वो अब उससे ये थोड़ा सा डिफरेंट है, सो मैं इसको b डैश कह लूंगी और यहाँ पे ये सारे का सारा जो है वेक्टर वो आपके पास a जो है वो चेंज हो गया। अभी पहले तो उसमें था आपके पास जो है वो डायगोनल एलिमेंट्स भी थे, अब डायगोनल एलिमेंट तो नहीं रहे लेकिन आपके पास ये मैट्रिक्स जो है इस फॉर्म में आ गई। सो हम इसको एक और मैट्रिक्स C का नाम दे दिया है, वेयर B डैश इज इक्वल टू B1 ओवर A11, B2 ओवर A22, B3 ओवर A33, B और Bn ओवर ANN। C जो है वो अब डायगोनल एलिमेंट हमारे 0 हो गए, ठीक है, और उसके बाद हाफ डायगोनल एलिमेंट जो हैं वो आपके पास जो हैं वो ये आ गए, ठीक है। इसी तरह से सेकंड लाइन जो है वो आपका डायगोनल एलिमेंट 0 है, A21 22 0, A23 ओवर A22, A24 ओवर A22 और A2n ओवर A22, ये आपका सेकंड लाइन आ गया। इसी तरह से थर्ड लाइन को देखिए, A31 डायगोनल एलिमेंट फिर आपके पास 0 होगा और ये आपके पास जो है बाकी एलिमेंट्स जो हैं इस फॉर्म में आ गए। और इसी तरह से हम चलते जाएं तो हमारे पास लास्ट जो है वो रो आती है इसकी an1 ओवर ann, an2 ओवर ann, an3 ओवर ann, an4 ओवर ann और लास्ट में आखिरी जो है वो आपका एलिमेंट जो है वो डायगोनल एलिमेंट है, दैट इज 0। तो आपके पास जो है वो सिस्टम जो है वो ax इक्वल टू b जो था वो अब इस
मैट्रिक्स इस फॉर्म में, इस इक्वेशन की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका सोल्यूशन निकालना है। अगर आप ये देखें तो हम क्या करेंगे कि लेट अस अज्यूम दैट x0 बी द इनिशियल गैस। कोई भी वैल्यू ले लें। x0 का मतलब क्या है कि हमने पहले अपने सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं उनको x0 जो है वो कोई भी आपके पास जो है वो एलिमेंट आ जाएगा, x1 0, x2 0, x3 0, बिल्कुल शुरू में हम ले रहे हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि कोई भी गैस वैल्यू है और ये इसी तरह से xn तक 0, ये आपके पास कोई इनिशियल गैस है, ठीक है। मैं अभी आपको बताती हूँ, एग्जाम्पल से बताऊंगी कि किस तरह है। दिस इज इनिशियल गैस, देन नेक्स्ट एस्टिमेट विल बी, ठीक है। क्या होगा कि हमारे पास जो नेक्स्ट, अब हम अगर ये अज्यूम कर लें कि हमारे पास जो है वो x0 जो है वो इनिशियल गैस कोई था, तो अब हमने, क्योंकि ये देखिए आपने इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म किया, अगर हम वापस पीछे जाएं, ये ठीक है, हम इन इक्वेशन को अगर देखें और हम वापस जाएं तो ये क्या है कि हमारे पास जो है यहाँ पे ये, अब कंप्यूटर में क्या होता है, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे अननोन वैल्यूज होती हैं, राइट हैंड साइड पे नोन वैल्यूज होती हैं। सो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे x1, x2, x3 है जिसकी वैल्यू हमने कंप्यूट करनी है, और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास x2, x3, x4, xn, फिर ये x1, x2, x3, ये सारे के सारे x1, xn से एक इनिशियल गैस के तौर पे हमारे पास ये नॉन वैल्यूज हैं, तो हम कोई भी वैल्यू अपनी तरफ से अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे कि हम उन वैल्यूज को हम यहाँ पे इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करेंगे। x2 की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे, x3 की करेंगे, 4 की करेंगे, n की करेंगे, और इसमें सेकंड में जैसे x1 भी है तो x1 से लेके n तक सारी वैल्यू जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो नई वैल्यू आएगी वो हमारा नेक्स्ट जो है वो गैस वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। इस इक्वेशन से एक तो हमने गैस वैल्यू ले ली, दूसरी को क्या करेंगे हम यहाँ जब सब्स्टिट्यूट करेंगे x की वैल्यूज को, तो अगर जो है सारी की सारी वैल्यू जो हम करेंगे कि गैस वैल्यू नॉर्मली ऐसे ही दिया जाता है कि सारे के सारे जीरो ले लें। x जो है, अगर मैं यहाँ से आपको बताऊं कि आपके पास अगर x वेक्टर 0 जो गैस वैल्यू है वो अगर 0 0 0 सारे के सारे 0 हैं, तो फिर क्या होगा कि ये देखिए यहाँ पे आपके पास x2 0 हो जाएगा, x3 0 हो जाएगा, x4 0 हो जाएगा, xn 0 हो जाएगा, तो आपके पास x1 की वैल्यू क्या आएगी, b1 ओवर a11। इसी तरह से आपके पास x2 की वैल्यू आएगी b2 ओवर a22, x3 की वैल्यू आएगी b3 ओवर a33, इसी तरह से xn की वैल्यू आएगी bn ओवर an। लेकिन ये उसका रिजल्ट नहीं होगा, ये उसका आंसर नहीं होगा। दिस इज योर फर्स्ट वैल्यू जो कि आपने अपने इनिशियल गैस से कैलकुलेट की, x1, x2, x3, xn तक। जब ये वाली वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुकेंगे तो अब क्या करेंगे, अब ये वाला नया वाली जो वैल्यूज हैं वो अब आपका गैस वैल्यू बन जाएगी। फिर यहाँ से जो वैल्यू हैं वो आप इनमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। उससे क्या होगा कि अब ये आपकी कुछ नॉन जीरो वैल्यूज आई, सायरा है जो भी b है, b के अकॉर्डिंगली वैल्यू आएंगी। ये वैल्यू और इस वैल्यू के साथ मिलके आपको एक और नई वैल्यू दे देगा a1 x1। इसी तरह से यहाँ जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपको एक नई वैल्यू दे देगा, इससे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x3 आपको नई वैल्यू मिलेगी, इसी तरह xn की नई वैल्यू हो जाएगी। तो आपके पास फिर जो नई वैल्यूज आएंगी उसको फिर आप एज अ गैस यूज करेंगे और यहाँ सब्स्टिट्यूट करके फिर एक और वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इस तरह से करते चले जाएंगे तो आपकी जो वैल्यूज हैं वो आपके रिजल्ट की तरफ अप्रोच करेंगी, और अगर कन्वर्ज कर रहा है सॉल्यूशन तो आपको आंसर मिल जाएगा कुछ इटरेशन की। और यही है कि इस वैल्यू को आप ले लें और उससे यूज करें और नेक्स्ट वैल्यू निकालें सारी x की xn तक, इसी को आइट्रेशन कहते हैं। जब इनिशियल गैस आपके पास होगा तो आपकी ये फर्स्ट आइट्रेशन होगी जहाँ पे आप x1 x2 xn कैलकुलेट करेंगे। जब इसको सब्स्टिट्यूट करके तो फिर दोबारा से करेंगे तो सेकेंड इटरेशन होगी। इसी तरह से आपके पास आइट्रेशन नंबर्स जो हैं वो चलते चले जाएंगे, काउंटर आपका चलना शुरू हो जाएगा। सो हम जो है यहाँ से इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। सो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, और हम क्योंकि इक्वेशन तो नहीं, इक्वेशन की फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हो, मैट्रिक्स की फॉर्म में भी प्रोग्रामिंग आप कर सकते हो। सो हम इनिशियल गैस जब यूज करेंगे तो यही देखिए कि आपके पास क्या है कि न्यू वैल्यू आएगी x1 की
फर्स्ट इटरेशन है, ये आपकी नंबर ऑफ इटरेशन शो कर रहा है। तो B1 ओवर A11 क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये तो चेंज नहीं होंगे, A12 ओवर A11, तो X2 इनिशियल जो हमने गेस लिया उसकी वैल्यू, इसकी जो X3 की जो वैल्यू हमने अज्यूम की, A13 ओवर A11 मल्टीप्लाई होगा X3 एट 0 गेस वैल्यू पे, फिर प्लस जो है ये सारी की सारी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करते चले जाएं और आपको जो है नई वैल्यू यहाँ से ये मिलेगी। इसी तरह से हम X2 को कैलकुलेट करेंगे और ये सारी वैल्यूज जैसे मैंने आपको बताया अस्यूम करते चले जाएंगे। इसी तरह से X3 की वैल्यू कैलकुलेट होगी और ये सारी की सारी वैल्यू, आप देखिए कि हम सारी की सारी इनिशियल गैस की वैल्यू जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए जा रहे हैं, ठीक है, और उससे हमारे पास फर्स्ट इटरेशन की वैल्यू हमें मिल रही है। इसी तरह से nth इक्वेशन जो है वो उसको भी हम जो है उसी तरह से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और वो हमें जो है अपनी नई वैल्यू दे देगा फर्स्ट इटरेशन पे। यूजुअली द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन इज टेकन एज 0, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, तो हम 0 ले लेते हैं। नाउ द न्यू गैस हैज बिकम X1, ठीक है, अब पहले क्या था, X0 था। आफ्टर फर्स्ट इटरेशन आपके पास जो है इसकी जो है अब ये नया गैस आपका बन गया, एंड द नेक्स्ट एस्टिमेट इज ऑब्टेन बाय सब्स्टिट्यूटिंग X1 ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन टू गिव X2, ठीक है, कि अब ये वो जो वैल्यू आएंगी नई वैल्यू, अब उनको यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए, उससे फिर आपके पास ये X यहाँ पे सेकेंड इटरेशन की वैल्यू X2 की, X3 की, Xn की आपको के पास आ जाएंगी। सो इन दिस आइटरेटिव टेक्निक वी ऑब्टेन Xn+1, n+1 क्या है, आपकी इटरेशन है, ठीक है, इसमें हमें क्या मिलता है कि n कोई भी इटरेशन है, अगर n 0 है तो ये फर्स्ट इटरेशन है, n 1 है तो 2 सेकंड है, n 2 है तो 3 है, और इस तरह से n कोई भी नंबर ऑफ इटरेशन आपकी चलती चली जाएंगी। और b डैश तो आपके पास जो है B1 ओवर A11 है, B2 ओवर A22, ये वाला b डैश आपकी मैट्रिक्स है, और C मैट्रिक्स जो हमारी डायगोनल एलिमेंट जिसके 0 हैं और बाकी जो है एलिमेंट वो डिवाइड हो रहे हैं। फर्स्ट लाइन जो है A11 से डिवाइड हो रही है, दूसरी लाइन जो है, दूसरी रो जो है वो A22 से डिवाइड हो रही है, इसी तरह से सारी हो रही हैं, और ये आपकी बस ही मैट्रिक्स है। और ये जो चीज़ है यहाँ पे हमने ये n लिया है, तो ये x की जो प्रीवियस वैल्यू जो हमने गेस की थी, अगर n 0 है तो ये आपका इनिशियल गेस यूज होगा, तो फर्स्ट इटरेशन आपको मिलेगी। When n इक्वल टू 1 तो ये आपके पास फर्स्ट इटरेशन से जो आपकी वैल्यू आई हैं वो सब्स्टिट्यूट होंगी, तो x सेकेंड इटरेशन की वैल्यू मिलेंगी। इसी तरह से जब सेकेंड इटरेशन को यूज करेंगे तो आपको थर्ड इटरेशन की वैल्यू मिलेंगी, और इस तरह से आप चलते चले जाएंगे, और ये जस्ट ये फॉर्मूला आपका बनता है जो कंप्यूटर पे आप इसको यूज करेंगे। इफ द एलिमेंट ऑफ C आर स्मॉल इन कंपैरिजन टू 1, ठीक है, क्या होगा कि अगर सारे एलिमेंट, क्योंकि देखें आपके पास जो है जब लेस देन 1 कोई नंबर होता है, जब वो मल्टीप्लाई होता चला जाता है तो वो कम से कम होता चला जाता है, और अगर आपके पास जो मैक्सिमम नंबर है जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वो हमने कहा था कि मैक्सिमम नंबर हो, सो एवरी नंबर शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1, क्योंकि मैक्सिमम तो हमने ले लिया और उसी से हमने डिवाइड कर दिया। मैक्सिमम हो सकता है कि कोई एक और नंबर हो जो कि उसके बराबर का हो, सो दैट शुड बी ओनली 1 आ जाएगा वहाँ कोफिशिएंट, अदरवाइज लेस देन कोफिशिएंट 1 आएगा। सो इफ द एलिमेंट ऑफ C आर स्मॉल इन कंपैरिजन टू 1, A इज सेड टू बी डायगोनली डोमिनेंट। क्या है कि उसके डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं सिर्फ वही जो हैं वो मैक्सिमम है, जो कि हमारे पास यहाँ पे x1, x2, x3, xn तक है, उसके देखिए कोफिशिएंट आपके पास 1, 1, 1, 1 सारे हैं, तो ये आपका डायगोनल के एलिमेंट्स थे। ये डायगोनल के एलिमेंट 1 है, बाकी सारे के सारे लेस देन 1 है, सो हम उसको कहते हैं कि A इज डायगोनली डोमिनेंट। इफ द एलिमेंट्स ऑफ C आर स्मॉलर इन रिलेशन टू 1, द मोर लाइकली इज द सीक्वेंस x, फर्स्ट इटरेशन पे जो आपको वेक्टर मिलता है, सेकेंड इटरेशन पे जो मिलता है 0th पे आपने किया, फिर फर्स्ट पे, सेकेंड पे, nth इटरेशन पे, दे विल कन्वर्ज। ठीक है कि आपके पास जो आप आगे चलते चले जाते हो, आप x0 से x1 कैलकुलेट करते हो, x2 कैलकुलेट करते हो और xn कैलकुलेट करते हो, वो सारे के सारे दे आर गोइंग टूवर्ड द सोल्यूशन, उनकी वैल्यूज जो हैं दे आर अप्रोचिंग टूवर्ड द सोल्यूशन। Nonetheless, convergence also may depend on how good the initial approximation is। कि आप जितना उसके, अगर आप गेस वैल्यू ऐसे लेते हो
जो कि उसके सोल्यूशन के नज़दीक हो, तो आपकी नंबर ऑफ इटरेशन कम हो जाएंगी और आपका जो सोल्यूशन की कन्वर्जेंस है वो ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। सो हम यही कहते हैं कि कन्वर्जेंस जो है वो उसके इनिशियल गेस पे भी डिपेंड कर रही होती है। दिस मेथड इज कॉल्ड द जैकोबी आइटरेटिव मेथड। इसको देखें तो ये जो मेथड है जिस तरह से मैंने आपको बताया, तो ये आपका जैकोबी आइटरेटिव मेथड कहलाता है। इफ इट कंसिस्ट ऑफ सॉल्विंग द ith इक्वेशन, ठीक है, ith इक्वेशन इन ax इक्वल टू b फॉर xi। ith इक्वेशन है तो xi है। फर्स्ट इक्वेशन में हमने x1 के लिए सॉल्व किया, सेकंड इक्वेशन में हमने x2 के लिए सॉल्व किया, थर्ड इक्वेशन में हमने x3 के लिए सॉल्व किया। सो ये जो है ith इक्वेशन जो है वो xi के लिए सॉल्व करती है, प्रोवाइडेड दैट ai शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि हम सारा का सारा उस इक्वेशन को a जो है उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर रहे हैं, सो दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सो हम कैसे लिखेंगे इसको कि xi इक्वल टू bi ओवर aii माइनस समेशन है, ठीक है, और आपके पास क्या है aij xj ओवर aii, ये सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो b के अलावा सारे के सारे एलिमेंट हम समेशन की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, वेयर j वेरीज फ्रॉम 1 to n बट j इज नॉट इक्वल टू i। तो आप देखिए कि जब a1 था तो हमारे पास यहाँ पे a1 नहीं था, हमारे पास ये x2 से स्टार्ट हो रहा था। फिर जब हमारे पास ये 2 आया तो a1 x1 तो था, x2 नहीं था, फिर x3 हुआ। इसी तरह से जब थर्ड है तो x1 x2 की टर्म्स हैं, x3 की नहीं है, और फिर x4 की टर्म है और n तक है, और इसी तरह से हम चलते जाते हैं। सो वी हैव हियर दैट j इज नॉट इक्वल टू i फॉर i वेरीज फ्रॉम 1 to n, ठीक है। तो फर्स्ट होगा तो i जो है j 1 नहीं होगा, सेकंड होगा एलिमेंट तो j 2 नहीं होगा, इसी तरह से ये नहीं होंगे। n जनरेटिंग ईच x j k फ्रॉम कंपोनेंट x k माइनस 1, ठीक है, जनरेटिंग ईच x j k फ्रॉम the components of x k minus 1 for k greater than or equal to 0 by यूजिंग। अब देखिए हमने तो ये फॉर्मूला बनाया, ठीक है, जो हमने उसको रीअरेंज किया था। अब क्या है कि हमने उसको आइट्रेशन के हवाले से देखना है। तो हमारी जो kth आइट्रेशन पे होगा xi वो दैट विल बी इक्वल टू bi माइनस aij xj k माइनस 1, ये प्रीवियस इटरेशन की वैल्यू है जो कि x में यूज होगी, डिवाइडेड बाय aii, ठीक है। तो आपके पास क्या है कि ये प्रीवियस वैल्यू है, जहाँ से आपके पास न्यू वैल्यू आती है फॉर ऑल i वेरी फ्रॉम 1 to n। दिस मेथड इज एग्जैक्टली द सेम एज द मेथड ऑफ फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड। हमने पहले जो नॉन लीनियर इक्वेशंस के सोल्यूशन की बात की थी तो उसमें हमने फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड पढ़ा था। वो हमारे पास जस्ट जो था वो किसी फंक्शन का था, सिंगल इक्वेशन थी, ठीक है, उसके लिए हम कर रहे थे। अब हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बात कर रहे हैं। सो दिस मेथड इज एक्जेक्टली द सेम एज द मेथड ऑफ फिक्स पॉइंट आइट्रेशन फॉर ए सिंगल इक्वेशन बट इट इज नाउ अप्लाइड टू सेट ऑफ इक्वेशंस। दिस मेथड इज रिटन इन द फॉर्म, अभी हमने xi k किया, और अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने xi जो है वो इस सारे को अगर gi k आप कह दें तो ये क्या आता है जी एक्स के, प्रीवियस इटरेशन पे इसकी वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू बी डैश माइनस सी एक्स के प्लस 1 इटरेशन पे जो वैल्यू आपको मिलेगी वो आप एक्स के इटरेशन पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देन यू विल गेट एक्स के विच इज आइडेंटिकल टू एक्स के प्लस 1 इज इक्वल टू जी एक्स के, जो कि हमने फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड की बात की थी। नाउ अब हम इसको स्प्लिट करते हैं ए को इनटू अ डायगोनल एंड ऑफ डायगोनल पार्ट्स। For this, let D is the diagonal matrix whose diagonal is the same as A, ठीक है। हम क्या करते हैं कि हम अपनी मैट्रिक्स को स्प्लिट करते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, L is the strictly lower triangular part of A, U be the strictly upper triangular part of A, और D जो है वो सिर्फ diagonal elements हैं। With this notation A is split into, ये आपके पास मैट्रिक्स ए है जिसकी फर्स्ट रो आपके पास ये थी, सेकंड रो आपके पास ये थी, थर्ड रो आपके पास ये थी, और इसी तरह से nth रो आपके पास ये थी। हमने उसको स्प्लिट किया किस तरह से, सिर्फ देखें हम अगर इस मैट्रिक्स को अलग-अलग कर लें तो हम हर कॉलम को भी ऐड कर सकते हैं, हर किसी तरीके से भी ऐड किया जा सकता है। सो हम क्या करते हैं कि पहले तो हम इसकी
डायगनल मैट्रिक्स ले लेते हैं कि सिर्फ और सिर्फ डायगनल एलिमेंट जो हैं वो नॉन ज़ीरो हैं, और फिर उसके बाद जो है बाकी जो हैं वो सारे के सारे ज़ीरो हैं। ऑफ डायगनल सारे हम ज़ीरो ले लेते हैं, सिर्फ हम ये करते हैं A11, A22, A33 और ANN ये वाले एलिमेंट ले लें, और बाकी तमाम के तमाम इनको हम ज़ीरो कर देते हैं। ऑफ डायगनल जो भी हैं ऊपर और नीचे वो सारे के सारे ज़ीरो हैं, उनको हम इसको प्लस करेंगे क्योंकि हमारे पास मैट्रिक्स तो A है, तो ये ऑफ डायगोनल हो गया। इसके बाद हमने क्या किया कि हमने इसको लोअर ट्रायंगुलर L मैट्रिक्स हमने यूज़ कर ली, और हमने लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना ली जो कि इसके एलिमेंट्स हैं, क्योंकि ऐड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो ऐड होके वही मैट्रिक्स जो है लोअर जो है पार्ट आपको यही देगी कि आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में यही वाले हैं एलिमेंट्स, आप देखिए। और फिर उसके बाद हमने इसको बाकी जो हैं वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपके पास आ जाएंगे कि ऑफ डायगोनल जो डायगोनल से ऊपर हैं वो सारे के सारे अब नॉन ज़ीरो हो गए, और बिलो डायगोनल एलिमेंट जो हैं वो सारे के सारे ज़ीरो हैं। इसमें जो है बिलो डायगोनल जो हैं वो नॉन ज़ीरो हैं, और अबव द डायगोनल जो हैं वो सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं। तो इस तरह से हमने इस अपनी मैट्रिक्स को स्प्लिट कर लिया, जिसमें ये आपके पास डायगोनल एलिमेंट ये आ गए, ये आपके ऑफ डायगोनल आ गए। तो हम इसको लिख सकते हैं, अपनी इक्वेशन जो है Ax इक्वल टू बी को हम अब लिख सकते हैं D प्लस L प्लस U। ठीक है, ये ऐड हो रही है, डायगोनल मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और इसको मल्टीप्लाई किया हमने A की जगह ये लिख लिया। ठीक है, x इक्वल टू बी इज देन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू dx। ठीक है, हमने क्या किया, हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, देखें ये तो कोई वो नहीं है, ऑब्वियसली हम इसका ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते, लेकिन हम इसको इस तरह से तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि dx है, d मैट्रिक्स है, x प्लस l मैट्रिक्स प्लस u मैट्रिक्स, और ये x वेक्टर इज इक्वल टू b। हम इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि हमने जब ऐड किया और हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया, अब देखिए ना यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब इसके साथ अब वेक्टर अगर x को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे x वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे एक वेक्टर x मल्टीप्लाई होगा, तो ये इक्विवेलेंटली इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरह से इसको लिख ले सकते हैं। सो इट शुड बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू dx इक्वल टू, ठीक है, dx इक्वल टू b और माइनस L प्लस यू, जो हमने ये किया ये L प्लस यू इस साइड पे ले आए। एंड फाइनली क्या है कि आपके पास ये डायगोनल मैट्रिक्स है। आपको पता है कि डायगोनल मैट्रिक्स का जब आप इन्वर्स निकालते हैं तो उसी के 1 ओवर A11, 1 ओवर A22, 1 ओवर ANN तक जो है वो सिर्फ जस्ट डिवाइड हो रहे होते हैं सारे कोफिशिएंट। ऑब्वियसली आप जो है इन्वर्स जब मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स का निकालेंगे, जनरली तो ऐसा नहीं है, लेकिन जब आप डायगोनल मैट्रिक्स लेंगे तो आसानी से आपको उसके जो है इन्वर्स एलिमेंट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। सो हम क्या करेंगे कि डी इन्वर्स इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास ये जो है क्या क्या मैट्रिक्स आएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। सो यहाँ से अगर हम चाहें तो हम डी इन्वर्स डी एक्स इक्वल टू डी इन्वर्स, हम सब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बी मैट्रिक्स माइनस डी इन्वर्स, क्योंकि ऑर्डर नहीं चेंज करना। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स A मल्टीप्लाइड बाय B इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू B मल्टीप्लाइड बाय A। सो हम ये इसकी जो है वो ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते, लेकिन हम उसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ से ये आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी वेक्टर के साथ किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो आपको वही जो है वेक्टर दे देता है। सो दिस शुड बिकम इक्वल टू x इक्वल टू डी इनवर्स b माइनस डी इनवर्स l प्लस यू एक्स। तो आपके पास अब ये मैट्रिक्स इस फॉर्म में आ गई। दिस रिजल्ट इन द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द जैकोबी आइटरेटिव टेक्निक। सो xk इज इक्वल टू d इनवर्स b माइनस d इनवर्स l प्लस यू एक्स के माइनस 1। आप ये देखिए बड़े मज़े की बात कि यहाँ पे न्यू चीज़ जो है सिर्फ x में है, बाकी आप इन्वर्स भी मैट्रिक्स का निकाल लें, एक दफ़ा आपने निकाल लिया वो सारा कुछ आपको मिल जाता है। और ये सारी आपके पास
कांस्टेंट वैल्यू हैं जो कि कहीं चेंज नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन में आपके पास x की वैल्यू चेंज हो रही है। सो इसी मेथड को अगर आप एग्जांपल से देखें तो हम बड़ी आसानी से इसको कर सकते हैं कि लेट अस अज्यूम दैट वी हैव अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन ax इक्वल टू b विच इज गिवन बाय दीज 4 इक्वेशंस। ठीक है, आपके पास पहली इक्वेशन है 10x1 माइनस x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 6। दूसरी इक्वेशन है माइनस x1 प्लस 11x2 माइनस x3 प्लस 3x4 इज इक्वल टू 25। थर्ड इक्वेशन है 2x1 माइनस x2 प्लस 10x3 माइनस x4 इज इक्वल टू माइनस 11 और थर्ड इक्वेशन है 3x2 माइनस x3 प्लस 8x4 इज इक्वल टू 15। अब इसको मैंने पहले से ही रीअरेंज कर लिया था कि आप देखिए कि मेरे डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स से जो हैं लार्जर हैं। सो हमारे पास ये जो है मैट्रिक्स जो है वो अपनी उसमें फॉर्म में है जिसमें हम उसको प्रॉब्लम को अटैक कर सकते हैं। सो रीअरेंज दीज इक्वेशंस इन द फॉर्म। क्या है कि फर्स्ट इक्वेशन में हम x1 इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे और बाकी सारा का सारा आपका राइट हैंड साइड पे होगा। सो x1 और इसका कोफिशिएंट क्या है, सारे को 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। सो 10 से डिवाइड करेंगे तो ये जो b है ये आपके पास 6 था, 6 डिवाइडेड बाय 10 मीन्स 3/5 और ये जो है x2 उधर चला गया तो ये साइन पॉजिटिव हो गया प्लस 1/10 x2 और माइनस 2/10 दैट इज 1/5 x3। दूसरी इक्वेशन देखिए तो उसमें आपके पास जो है यहाँ पे दूसरी इक्वेशन में x2 इस साइड पे आना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे। सो x2 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 11 प्लस ये प्लस हो जाएगा 1/11 x1 और ये भी प्लस हो जाएगा 1/11 x3 और ये माइनस हो जाएगा 3/11 x4। इसी तरह से थर्ड इक्वेशन में हमें x3 को उस साइड पे लेके जाना है। सो x3 विल बी इक्वल टू इसके कोएफिशिएंट है 10 तो माइनस 11/10 और फिर उसके बाद माइनस 2/10 दैट इज 1/5 x1। फिर आपके पास आ जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा 1/10 x2 और फिर आपके पास आ जाएगा प्लस 1/10 x4। ठीक है, इसी तरह से जो फोर्थ इक्वेशन है उसमें x4 हमने उस साइड पे लेके जाना है। सो x4 विल बी इक्वल टू 15/8 माइनस 3/8 x2 प्लस 1/8 x3। तो ये आपकी जो है इक्वेशन इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गई। ठीक है, और जो कि मैट्रिक्स फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में ये इक्वेशन है। ठीक है, उसी के कोएफिशिएंट हमने लिख लिए और b डैश हमारे पास जो आ गया वो 3/5 25/11 माइनस 11/10 और माइनस 15/8 आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब लेट अस अज्यूम दैट द इनिशियल गैस इज ऑल जीरो। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा था सारे के सारे जीरो हैं एंड जनरेट x1 बाय। अब क्या करना है, हमने x1 जो है वो हमारे पास आ गया फर्स्ट इटरेशन में, ये b डैश की वैल्यू है और ये आपके पास जो है वो बाकी x1 और x2 थे। अब क्योंकि मैंने इनिशियल गैस जो है वो सारा 0 0 ले लिया है तो ये x2 ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। सो आई विल बी लेफ्ट विद ओनली 3/5। सो इट इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, इसी तरह से आपके पास जो है नेक्स्ट जो है वो x2 में है क्योंकि गैस वैल्यू तो हमने वही लिए हैं। सो x2 जो है फर्स्ट इटरेशन में ये b डैश की वैल्यू है और ये आपके पास इक्वेशन है। सो मैं इसको क्या करूंगी कि ये मेरे पास क्योंकि मैंने गैस वैल्यू 0 ली हुई है तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। आई विल बी लेफ्ट ओनली विद 25/11। सो मेरे पास जो है ये x1 नई वैल्यू जो है वो 25/11 आ गई। इसी तरह से x3 जो है वो माइनस 11/10 माइनस और x1 और x2 की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करते चले जाएंगे, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और फिर ये भी 0 हो गया तो ये आपके पास माइनस 11/10 जो है वो इसकी वैल्यू आ जाती है। इसी तरह से x4 जो है वो 15/8 माइनस ये सारी वैल्यू आपके पास क्योंकि 0 हैं, ये तो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है क्योंकि मैं सारा कुछ यहाँ जब सब्स्टिट्यूट करूंगी तो ये सारे 0 हो जाएंगे और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये फर्स्ट कॉलम जो b डैश वाला है वो रह जाएगा दैट इज 15/8। ठीक है, यहाँ पे ये शायद आपको नजर नहीं आएगा, मैं इसको दोबारा से लिख देती हूँ 3/5। ये आपको नजर नहीं आ रहा, 25/11 हो गया
और ये माइनस यहाँ पे ये 11/10 हो गया, और इसी तरह से ये 15/8 यहाँ पे आपके पास आ गया। तो ये हमारे पास सॉल्यूशंस इस तरह से आ गए। अब नई वैल्यू जो है x1 फर्स्ट इटरेशन पे 3/5 है, x2 फर्स्ट इटरेशन पे 25/11 है, x3 फर्स्ट इटरेशन पे -11/10 है, और x4 जो है फर्स्ट इटरेशन पे 15/8 है। अब ये हमारी नई वैल्यूज आ गई। हम इसी तरीके से करेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा और इन 0 की जगह 1 आ जाएगा, और आप यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे x1, x2, x3, x4 की। यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये भी आपके पास नॉन ज़ीरो है। अब नई जो वैल्यू आएंगी वो आपके पास नॉन ज़ीरो आएंगी। सो आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट x1 एट सेकेंड इटरेशन। इसी तरह से आप जब यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, तो x2 ऑन एट सेकेंड इटरेशन पे आपको मिलेगा। इसी तरह से x3 की वैल्यू मिलेगी, x4 की वैल्यू मिलेगी, और वो आपके पास फिर नई गैस वैल्यू होगी। इसके लिए मैंने देखें कि मैंने ये किया कि मैंने इस तरह से एडिशनल आइट्रेस जो हैं वो आप इस तरह से कैलकुलेट करते चले जाएंगे, प्रीवियस वैल्यू पे आप लेते जाएं और आप उसको कैलकुलेट करते जाएं। दे जनरेट इन अ सिमिलर मैनर एंड दे आर, मैंने इसको टेबुलेट कर दिया है कि आपके पास जो है अगर ज़ीरो इनिशियल गैस है तो x1, x2, x3, x4 की n जो है वो जब ज़ीरो है तो आपके पास सारी की सारी वैल्यू देखिए कि ज़ीरो है। उसके बाद यहाँ से जब हमने सब्स्टिट्यूट की तो हमारे पास जो है फर्स्ट इटरेशन पे जो वैल्यू आई x1 n की जगह 1 हो जाएगा, x2 1, x3 1, x4 1। तो आपके पास जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट होंगी ये वैल्यू, ठीक है। ये वही जो प्रीवियस वैल्यू है, जस्ट मैंने उनको डेसिमल उसमें लिख लिया है। फिर उसके बाद जब इन वैल्यूज़ को हम यूज़ करेंगे तो सेकंड इटरेशन पे हमें ये वाली वैल्यूज़ मिलेंगी करस्पॉन्डिंग इसके, ठीक है। फिर थर्ड में मैंने यहाँ टेबल में नहीं दिया, लेकिन ये कि थर्ड भी इटरेशन होगी, देन फोर्थ में हमारे पास ये वैल्यू आती है, फिफ्थ मैंने फिर एलिमिनेट कर दी, सिक्स पे मेरी ये वैल्यूज़ आ रही हैं, फिर सेवन्थ भी नहीं मैंने डाली, एट्थ पे ये हैं, और टेंथ पे आके हमारे पास ये आया है। अब टेन इटरेशन का वही जो मैंने आपसे कहा था ना कि अगर बहुत बड़ी मैट्रिसेस होंगी तो हमारे लिए ये थोड़ा सा जो है एक्सपेंसिव हो जाएगा, लेकिन अगर स्पार्स मैट्रिसेस होंगी तो ऑब्वियसली हमें ज़्यादा ये बेहतर रिजल्ट देगा और ज़्यादा CPU टाइम कम लगेगा। सो द डिसीजन टू स्टॉप आफ्टर 10 इटरेशन इज़ बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया, जो कि हमने एब्सोल्यूट एरर जैसे हमने कैलकुलेट किया था, सॉरी रिलेटिव एरर कैलकुलेट किया था। तो 10th इटरेशन और 9th इटरेशन दो इटरेशंस का आपस में डिफरेंस लेके उसको लास्ट इटरेशन के सोल्यूशन के साथ जब हमने डिवाइड किया तो इट गिव्स अस 10 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴ इक्वल टू 1.9998 विच इज़ लेस देन 10⁻³ एग्जैक्ट सोल्यूशन जो है हमारा इन फोर सिस्टम ऑफ 4 इक्वेशन का वो क्या है, वो है 1 2, x1 जो है वो 1 है, x2 2 है, x3 -1 है, और x4 जो है वो 1 है। और यहाँ से हमारे पास जो है वो अगर टेंथ इटरेशन की जो वैल्यूज़ हैं उसका नॉर्म जो है -x के साथ जब हम डिफरेंस लेते हैं, इन्फिनिट नॉर्म ले लें, तो फिर हमारे पास क्या है सोल्यूशन जो है वो आता है, दैट इज़ 0.0002। सो इनका आपस में जो डिफरेंस है वो दैट इज़ एप्सिलॉन जो हम लेते हैं, इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। सो हम क्या कह रहे हैं कि हमारे दो इटरेशन का डिफरेंस इतना कम रह गया है, सो हम वहाँ पे स्टॉप करते हैं। अगर हमारे पास एग्जैक्ट सोल्यूशन ना हो फिर हम क्या करते हैं कि हम लास्ट 2 इटरेशंस का डिफरेंस लेके रिलेटिव एरर निकाल के वहाँ पे हम उसमें एक एप्सिलॉन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कि जब इससे लेस होगा डिफरेंस तो ये स्टॉप कर जाए। सो ये यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। सो यहाँ पे क्योंकि एग्जैक्ट सोल्यूशन के साथ भी इसका डिफरेंस इतना है, सो हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं और हमारा ये सोल्यूशन आ गया। सो बच्चों आज का जो काम था वो हमने आपको एक आइटरेटिव टेक्निक बताई, और आइटरेटिव टेक्निक को स्टॉप करने का क्या तरीका होता है उसके हवाले से हमने आपको नाम्स के हवाले से भी कुछ बताया, और वही नाम जो हैं वो आप कैलकुलेट करके अपनी इक्वेशंस को स्टॉप करने का, क्योंकि आइटरेटिव मेथड जो है ये न्यूमेरिकल, मैंने आपको पहले बताया कि न्यूमेरिकल यूज़ ही तब करते हैं जब हमारे पास एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं होते, जब हमें कोई गेस वैल्यू नहीं पता होती, मतलब हमें कोई एग्जैक्ट सोल्यूशन का कोई आइडिया नहीं होता कि किस टाइप का है,
तो फिर हम उसमें इस तरीके से यूज़ करते हैं कि हम नाम से जो है वो एरर कैलकुलेट करके और उसको स्टॉप करने का कोई क्राइटेरिया बनाते हैं और उसको स्टॉप करते हैं, जो कि हमें ऑब्वियसली यहाँ पे भी आप देखिए कि इस एक सिंपल जो था सिस्टम 4 इक्वेशन जो है वो हमने सॉल्व किया और हमने उसके लिए एप्सिलॉन एक सिलेक्ट किया कि 10⁻³ जिस पे उसने 10th इटरेशन पे इसको स्टॉप कर दिया। और अगर हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू के साथ भी गेस वैल्यू मतलब उस नई 10th इटरेशन की जो वैल्यू है उसको कंपेयर करें तो वो उसके एग्जैक्ट सोल्यूशन के बहुत क्लोज है। सो आज का काम हम यहाँ ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे और फिर जो है इसको आपको इसमें और कुछ जो है वो मज़ीद मेथड्स बताएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।